नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज का स्टार्टअप मंत्र बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम मेंटल हेल्थ पर क्यों फोकस कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी खास वजह है और वजह है हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर इसे जाना जाता है और इसके जरिए कोशिश ये होती है कि जो मेंटल हेल्थ है उसे लेकर दुनिया भर में एक जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। हमारे देश में भी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि कोविड के बाद लोगों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है। ये मानने से लोग गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, लेकिन कई रिसर्च, कई आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोरोना के बाद लोगों में ओवर थिंकिंग की समस्या, नींद ना आने की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी और इससे जुड़े हुए तमाम और भी तकलीफें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। हाल ही में आई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में इस वक्त 3 से 5% लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ के अलग अलग डिसऑर्डर से परेशान हैं। को भी ये तकलीफ पहले से है तो कुछ को ये बीमारी, ये तकलीफ हाल फिलहाल लगी है और इसीलिए स्टार्टअप मंत्र में हमने सोचा कि अब चूंकि लोग अपनी बात डॉक्टर तक पहुंचाने में या अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने में, अपने दोस्तों से कहने में हिचकते हैं, तो वहां पर स्टार्टअप जो ऐप्स हैं, स्टार्टअप सिस्टम है, उसका बड़ा अहम रोल हो जाता है, अहम किरदार हो जाता है। और इसीलिए आज हमने 2 बड़े प्लेयर्स को इस शो में शामिल किया है और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा अपने सहयोगी शरद का, जो बताएंगे कि आखिर मेंटल हेल्थ का ये स्टार्टअप वर्ल्ड है क्या, किस तरह से काम कर रहा है। शरद, जरा बताएं आपकी रिसर्च क्या कहती है, मेंटल हेल्थ को फोकस करते हुए स्टार्टअप वर्ल्ड का ये इकोसिस्टम कैसे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, अब जो है आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है उनकी पूरी स्टार्टअप की मंत्रा बताएंगे, लेकिन याद रखें ये बहुत अहम मुद्दा है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स कोविड-19 के बाद जिस तरह मेंटल पे इम्पैक्ट पड़ा है, वर्क प्लेस ले लीजिए या घर के ले लीजिए व्यूज़, दोनों में जो है इम्पैक्ट पड़ा है। कोविड-19 का इम्पैक्ट आया है, ले-ऑफ्स देखने मिले हैं और हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस जो रहती है उसके कारण भी जो है मेंटल हेल्थ जो है एक मॉडर्न यूथ या मॉडर्न वर्किंग क्लास लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने मिला है। ओवरऑल जो है एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि 80% टोटल वर्कफोर्स जो है मेंटल हेल्थ के जो है उनको प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है। और इस बात को जो है अब समय आ गया कि एड्रेस किया जाए मेन स्ट्रीम में, और इम्पॉर्टेंटली कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स सब मेंटल हेल्थ पे जो है फोकस कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो जो सोशल एक स्टिग्मा होती है या एक एक्सपेंसिव थेरेपीज़ देखने मिलती है, उसके कारण बहुत लोग मेंटल हेल्थ सीख नहीं कर पाते हैं, उनकी जो कंसल्टेंसी होती है या अपने आप को सुधारने के लिए। लेकिन कुछ मौके हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स आए हैं मेंटल हेल्थ में, जहाँ पे इस प्रॉब्लम को वो जो है सलूशन दे पाए मेंटल हेल्थ को लेके। सबसे पहला आता है ऑफकोर्स डेटा को लेके, इमर्जिंग टेक आती है जहाँ पे ह्यूमन डेटा लिए जाती है, ऐप्स के ज़रिए आपको पता चलता है, ट्रैक कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट को लेके। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल थेरेपी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया जाए। ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ सर्विसेज भी होते हैं जो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें जो है एक इम्प्रूवमेंट देख पाए। ओवरऑल देखा जाए तो ये सेल्फ हेल्प ऐप हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन थेरेपी हो सकती है, और जो क्रॉस सेलिंग होती है वो आपके मेंटल हेल्थ प्रोडक्ट्स को देखने मिल सकती है। तो हमने बताया कि मेंटल हेल्थ के जो है कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी यूसेज देखने मिल रही है, और ओवरऑल जो है पोटेंशियल देखा जाए तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला जो है आता है एडोलेसेंट्स का, यानी कि 19 साल या उसके नीचे के लोगों का लगभग $700 मिलियन का एड्रेसेबल मार्केट है जो ग्रो कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चंक है एडल्ट्स का, अगर आप एज 18 टू 65 ले लें तो वहाँ पे जो है लगभग $2.2 बिलियन का टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखने मिल रहा है। और जो तीसरा सेगमेंट आ रहा है 65 वर्ष के ऊपर का, यानी कि सीनियर सिटीजन्स का, वहाँ पे भी लगभग 20 मतलब कह सकते हैं $20 मिलियन का जो है टोटल मार्केट साइज़ देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल भारत के जो मेंटल हेल्थ मार्केट है वो रफली करंट लेवल्स पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट $3 बिलियन का है, लगभग 20,000 करोड़ का आंकड़ा से ज़्यादा का जो है ये मार्केट देखने मिल रहा है।
अब जो है कुछ की स्टार्टअप्स है जो मेंटल हेल्थ स्पेस में ऑपरेट करते हैं और इनके व्यूज़ और इनके जो काम है बहुत यूनिक रहते हैं। सबसे पहला है वाइसा जो जहाँ पे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट एनोनिमस सपोर्ट देते हैं। माइंड क्लाइन की बात करें तो क्यूरेट करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज जहाँ पे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। एपीसी क्लिनिक में ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। वही ऑल्टरनेटिव स्टोरी में मेंटल हेल्थ सोल्यूशंस आता है मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए। और आखिर में लेवल अप सुपर माइंड जहाँ पे कम्युनिटीज़ आती है, जहाँ पे वो अफर्मेशंस और मेडिटेशन की जो है इंटरेस्टिंग जो है आप कह सकते हैं व्यू पॉइंट्स दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो है मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स जो है ऑपरेट कर रहे हैं इस भारत के इंडस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद इस अहम जानकारी के लिए। तो शरद की इस ये जो पूरी रिपोर्ट थी उसके ज़रिए आप समझ पाए होंगे कि मेंटल हेल्थ पर किस तरह से फोकस बढ़ा है स्टार्टअप वर्ल्ड का। स्टार्टअप के बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह की सर्विसेज इस वक्त मौजूद हैं। और आज हमारे शो में इसी पर चर्चा के लिए हम दो खास मेहमानों को शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवज्योति धर, आप हैं को फाउंडर ल्यूसिन रिच बायो से, जो कि फोकस करता है मेंटल हेल्थ पर। और इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति कपूर हैं, जानी मानी साइकियाट्रिस्ट हैं और डायरेक्टर और फाउंडर हैं मनस्थली की, जो कि मेंटल हेल्थ को फोकस करता हुआ एक स्टार्टअप है। डॉक्टर देवज्योति और डॉक्टर ज्योति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत था। सबसे पहले डॉक्टर देवो, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि भारत में पहले तो हेल्थ स्टार्टअप्स की स्थिति कैसी है और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ को लेकर फंडिंग और अवेयरनेस की अभी किस तरह की सिचुएशन है, हाल किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हेल्थ स्टार्टअप्स अभी एक बहुत अच्छे जोन से जा रहा है हमारे देश में। जब हमने स्टार्ट किया था 2014-15 में, तब उतना माहौल नहीं था, लेकिन ये स्टार्टअप इंडिया और ये सब जो गवर्नमेंट का एफर्ट है, काफी अवेयरनेस हुआ है। मैं काफी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ। काफी इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाए हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज को एक्शनेबल करने के लिए। सो डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत हुआ है। रिगार्डिंग फंडिंग, अभी भी हमारा इकोसिस्टम उतना मैच्योर नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये लास्ट 4-5 साल में जो अवेयरनेस हुआ है, इवन मैंने देखा है जो साइंटिस्ट हैं, प्रॉपर साइंटिस्ट हैं, उनको भी गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप विद देयर आइडिया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव इन 4-5 सालों में मैंने देखा है। बिल्कुल। डॉक्टर देवो, अब ज़रा मैं आपके स्टार्टअप पर फोकस करता हूं। मेंटल हेल्थ को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मेरे सहयोगी शरद ने भी सामने रखी। अब ज़रा आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए कि आप किस तरह की सर्विस देते हैं, किन चीज़ों को लक्ष्य किया जा रहा है और किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। देखिए, हम लोग गट हेल्थ पे काम करते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है, ये हमने 2014 में लॉन्च किया था। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गट के साथ, यानी कि इंटेस्टाइन के साथ ब्रेन का बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। तो एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, या इवन अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उन सब के साथ गट का एक लिंक देखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है वो जिसको हम कहते हैं बग स्पीक्स, वो गट माइक्रोबायोम, यानी कि जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको प्रोफाइल करते हैं, और उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो जिसमें एक न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन वगैरह होता है। तो जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, उससे ये हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह है इंटेस्टाइन में, इनमें बदलाव होता है, और इनके बदलाव के चलते काफी हद तक डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को भी कुछ हद तक इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। रफली 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे गट हेल्थ टेस्ट लेते हैं, वो उनको डिप्रेशन या एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। तो दैट गोस टू शो कि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने के कारण इस तरीके के जो नए विचार हैं हेल्थ केयर सेक्टर में और लाइफ साइंस
के सेक्टर में ये आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर देबो, मैं आपकी प्रोफाइल से गुजर रहा था और उसमें मैंने एक बड़ी खास चीज़ फोकस की, वो ये कि आप गट हेल्थ में भी डील करते हैं। गट हेल्थ का ये जो मेंटल हेल्थ से कनेक्शन है, ज़रा इसके रिलेशन को समझाइए और क्या चीज़ें हैं जिन पर इस वक्त सोचना और देखना बहुत ज़रूरी है। आपने एकदम सही बात किया है प्रशांत जी। मेंटल हेल्थ पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का एक अनमेट नीड है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनमेट नीड। और ये एक ऐसा एरिया है जो कि हमने जिसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप देखिए, अगर कोई इंसान मेंटली वेल नहीं है तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरेट कर जाता है और वो सोसाइटी पे इफेक्ट करता है। तो जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उससे भी ज्यादा मेंटल हेल्थ है, बिकॉज हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि माइंड रूल्स ओवर द मैटर, मतलब माइंड ही बॉडी को रूल करता है। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। जैसे हम ऑलरेडी डायबिटीज कैपिटल है वर्ल्ड के, हम इंडिया में बहुत सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स हैं, बट मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स भी बहुत हैं। और उनको सही तरीके से देखिए, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है क्योर। दोनों एस्पेक्ट्स हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें हम वेलनेस के सेक्टर में देखें तो योगा और ऑल्टरनेट थेरेपीज लाइक माइंडफुलनेस वो सब कर सकते हैं। और थेरेपी के सेक्टर में जो नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, खासकर ये जो गट हेल्थ का जो एस्पेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीपल में अवेयरनेस आना चाहिए कि आप अपने गट को अगर साफ और ठीक रखते हैं तो आप मेंटली भी सही रह सकते हैं। बट आपने बहुत सही बात बोली है, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस उतना नहीं है। ये हर एक फैमिली में कोई ना कोई डिप्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस बहुत हो गया हमारे लाइफ में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सब मिलके इसके बारे में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर देबो, बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातें रखी। ज़रा मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे। आम तौर पे हेल्थ स्टार्टअप्स जो होते हैं उन्हें बाकी स्टार्टअप से अलग माना जाता है। ऐसे में आपकी क्या एडवाइस होगी किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, खासतौर पे हेल्थ स्टार्टअप अगर आप शुरू कर रहे हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है प्रशांत जी, एंड ये सवाल काफी लोग पूछते भी हैं। देखिए, हेल्थ स्टार्टअप्स दूसरे स्टार्टअप से क्यों अलग है? बिकॉज हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ के साथ। और कोई भी प्रोडक्ट या सॉल्यूशन जब इस एस्पेक्ट पे डील करता है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है फॉर इट टू बी सेफ एंड एफिकेशियस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि उसको काम करना चाहिए और वो सेफ होना चाहिए। तो इसलिए जो जेस्टेशन टाइम फॉर अ हेल्थ केयर स्टार्टअप और लाइफ साइंस स्टार्टअप वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेट्स से कोई आपने ऐप डेवलप किया तो इमीडिएटली आप लॉन्च कर सकते हो। तो दैट्स वन बिग डिफरेंस। इसी डिफरेंस से आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप करने से पहले आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा टू हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ चैलेंजेस जो आपको फेस करना है। तो आपको पेशेंस और परसिवियरेंस, ये दोनों बहुत बहुत एसेंशियल है। इन जनरल स्टार्टअप में तो होता ही है, आपको बहुत परसिवियर करना पड़ता है। यू कैन नॉट आप बीच में रास्ता नहीं छोड़ सकते। एट द सेम टाइम को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लो होता है कभी कभी मामला हेल्थ केयर सेक्टर में, बिकॉज काफी सारे ट्रायल्स रिसर्च टाइम लेती है। थर्डली ये है कि आप जब भी कोई एक आइडिया को एक्शन में लेना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। हर एक आइडिया एक्शनेबल नहीं होता है। आपको शायद लगता होगा कि बहुत नोवेल आइडिया है, बट शायद उसका एक्शन वो एक्शनेबल नहीं होगा। तो आपको अच्छे से उसकी जानकारी रखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अपने करियर में सीखा है स्टार्टअप चलाने का, कि आपको थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। सी मोस्टली हेल्थ केयर स्टार्टअप्स जो होते हैं उसको साइंटिस्ट रन करते हैं या पीपल विद दैट टेक्निकल बैकग्राउंड वो रन करते हैं, लेकिन उनको उतना फाइनेंस के बारे में पता नहीं होता है, उनको वैल्यूएशन वगैरह के बारे में उतना पता नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा, अब अगर पहले से इन सब चीजों को थोड़ा सा समझ लें तो इट विल हेल्प यू जब आप एक्चुअली उसको रन करें। So basically, patience, perseverance, and some knowledge about finance is what I would recommend. डॉक्टर देबो, आपने बहुत सारे चैलेंजेस का भी जिक्र किया, आपने बहुत सारे पहलुओं को बताया।
एक जो सवाल मेरा आपसे अब ये है कि अब जो चैलेंजेस आपने फेस किए या जो भी चीज़ें आप कोर देख रहे हैं, आप तो इस इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, तो क्या रिकमेंडेशंस होंगी, क्या सुझाव होंगे इस पूरे सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के? सबसे बड़ा पहला रिकमेंडेशन तो ये होगा कि हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है इंडिया की, उनको थोड़ा-सा और सपोर्ट करना पड़ेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, नए स्टार्टअप्स आएँगे भी तो फेलियर ज़्यादा होने के चांसेस। तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स बिकॉज़ मैंने जो देखा है लास्ट 2-3 साल में स्पेशली काफ़ी हेल्थ केयर स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर्स में हैं। इंडिया के डिफरेंट इंक्यूबेटर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रन इंक्यूबेटर्स हैं या प्राइवेट इंक्यूबेटर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर्स हैं। तो अगर हम इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को बोथ एट द लेवल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट और ऑल्सो एट द लेवल ऑफ एंजल इन्वेस्टर जो एचएनआई हम जिसे कहते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो उनके पास पैसा ज्यादा होता है, दे कैन इन्वेस्ट। तो उनको थोड़ा-सा और एक्टिव होना पड़ेगा। स्टार्टअप कम्युनिटी को भी थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा टू एक्सप्लेन टू द इन्वेस्टर्स कि वो क्या कर रहे हैं और उसका पोटेंशियल क्या है। कभी-कभी क्या होता है कि हम शायद पोटेंशियल हेल्थ केयर स्टार्टअप्स का ठीक से बता नहीं पाते हैं इन्वेस्टर्स को, तो उनको समझ नहीं आता है कि इसका पोटेंशियल क्या है। तो ये दोनों वे से हमको करना पड़ेगा। तब जाके ये इकोसिस्टम इवॉल्व होगा। फेलियर्स होंगी, स्टार्टअप्स एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे फेलियर्स होगा, लेकिन फेलियर्स को यार्डस्टिक नहीं मानना चाहिए। अगर हम फेलियर्स को यार्डस्टिक मानेंगे तो इकोसिस्टम कभी इवॉल्व नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि फेलियर्स होंगे, लेकिन अगर वो सपोर्ट करेंगे तो सक्सेस द रेट ऑफ सक्सेस विल आल्सो बी हायर। So that is what I would suggest. चलिए, डॉक्टर देबज्योति के बाद अब अपने दूसरी गेस्ट का रुख करते हैं। डॉक्टर ज्योति हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ज़रा मुझे बताइए कि कोई भी हेल्थ स्टार्टअप शुरू करने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और आपका जो स्टार्टअप है वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है? पहला सवाल आप कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स या हेल्थ स्टार्टअप्स जो हैं वो उनके बारे में आजकल क्या स्टेटस, क्या सिचुएशन चल रही है। तो आई वाज जस्ट चेकिंग, जब हमारी बात हो रही थी कि हमें इस बारे में बात करना है, तो 10,000 से ऊपर स्टार्टअप्स इंडिया में हैं इस समय, और मेंटल हेल्थ पे अब काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ सर्विस है उसको हम इन आइसोलेशन नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है, वो फिजिकल हेल्थ का हिस्सा है, वो लाइफस्टाइल का भी हिस्सा है, वो हमारे एजुकेशन का भी हिस्सा है, हमारी ऑक्यूपेशन, हमारा जो वर्क कल्चर है उसका भी हिस्सा है। तो इसका प्रभाव हर चीज पे पड़ता है। तो इसीलिए हमें एक ऐसी चीज डेवलप करने की जरूरत है एज एज एन एंटरप्रेन्योर, जो कि इन सारे पहलुओं को साथ लेके चल सके, ताकि प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन तीनों कंपोनेंट्स को लेके चल सके। तो ये आई थिंक एक यूएसपी लेके मैं चली थी, एंड थैंकफुली एक्सेप्टेंस है, वी आर ग्रोइंग, वी आर डूइंग गुड। डॉक्टर ज्योति, ज़रा मैं भारत के नज़रिए से समझना चाहूँ तो कुछ आंकड़े तो हमने रखे, लेकिन आप लोग तो रेगुलरली लोगों से मिलते होंगे। भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर क्या स्थिति है, इसकी अवेयरनेस को लेकर क्या स्थिति है, क्या इस बारे में कुछ जागरूकता आई है, और इस लिहाज से अगर हम आपके स्टार्टअप को देखें तो वो किन चीज़ों को लक्ष्य करता है? ये चीज अब सबके सामने आ चुकी है बहुत खुल के कि मानसिक स्वास्थ्य एक मेजर प्रॉब्लम है। WHO की रिपोर्ट्स को देखें, अदरवाइज वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स को देखें, तो सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया में आपको मालूम है, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन यंगर पॉपुलेशन, मतलब कि 15 से 39 साल के लोगों में सुसाइड बढ़ता चला जा रहा है। नशे की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शंस बढ़ते चली जा रही हैं, वायलेंस के किस्से बढ़ रहे हैं। सो ये सब अब हम लोग ये मान चुके हैं कि हाँ, हम जो चैलेंजेस हैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, वो बहुत बहुत बढ़ चुके हैं। पर जहाँ तक इस चैलेंज को एक्नॉलेज करने का सवाल है, मोस्टली लोग एक्नॉलेज करते हैं, पर जब खुद पे बात आती है तो
डॉक्टर के पास जाना या उनसे सलाह लेना, वहां पे अभी भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। एज सच, बिकॉज हमारा सेंटर गुड़गांव बेस्ड है, देखा जाए तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, लोगों में जागरूकता ज्यादा है और लोग आ रहे हैं। पर जैसे जैसे आप सेकंड टीयर और थर्ड टीयर सिटीज की बात करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा हैं। कि अगर कोई इंसान उदास महसूस कर रहा है, या उसके व्यवहार में दिक्कत आ रही है, या वो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसे उसका स्वभाव कह के छोड़ दिया जाता है, या फिर उसकी गलती मान के छोड़ दिया जाता है, उसे फर्दर एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं, ऑल्दो जैसा मैंने अभी बोला कि अगर पिछले 10 साल का देखें तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट आई है जागरूकता में। और लोग खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूं, एडोलेसेंट्स के साथ हम बहुत काम करते हैं, तो वो लोग जो है अब आ रहे हैं सामने अपनी प्रॉब्लम्स लेके। बट फिर भी जो परिवार के लोगों का अगर आप एटीट्यूड देखें, पेरेंट्स का या इवन आस पड़ोस के लोगों का, संबंधियों का, तो वो एटीट्यूड अभी भी बहुत एक्सेप्टिंग नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। बहुत सारी मिथ्याएं हैं, लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते। इनफैक्ट काफी लोग आज की डेट में अल्टरनेटिव मेडिसिन और अल्टरनेटिव थेरेपीज को में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, या इससे हमें नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये वाले चैलेंजेस को देखते हुए इवेंचुअली मनस्थली ने डिसाइड किया कि हम एक इंटीग्रेटिव अप्रोच लाना चाहते हैं। मतलब कि हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को और उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की हैं, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल थेरेपीज की स्ट्रेटजीज हैं, और जो एक बेसिक क्लिनिकल प्रिमाइस है जो मॉडर्न साइकाइट्री से रिलेटेड है, उन सबको इकट्ठा लेकर आए, ताकि जब जो पेशेंट हमारे पास या जो क्लाइंट हमारे पास आता है, उसको मालूम हो कि आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। ये नहीं है कि अगर आप नहीं चाहेंगे आपका इलाज एक तरीके से हो, तो दूसरा तरीका आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ज्योति आपने, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण ने दिया था। 2015 में वो गजब तरीके से आगे बढ़ रही थी, बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने जीवन के उद्देश्यों को वो समझ नहीं पा रही थी, और कई बार वो अचानक रोने लगती थी, उदास हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, अकेलापन महसूस करती थी, और इन सब पर उन्होंने खुलकर बातचीत की थी। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। तो मन के इशारों को जरूर समझना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ज्योति, जरा मुझे ये बताइए कि चैलेंज क्या आते हैं, किस तरह की चुनौतियां पेश आती हैं, और इस लिहाज से आपके सुझाव क्या होंगे? देखिए, जहाँ हेल्थ स्टार्टअप की बात है, हेल्थ टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, और उसमें दो तरीके के पैराडाइम्स हैं। एक जहाँ पे आप एग्रीगेटर सर्विसेज दे रहे हैं स्टार्टअप्स में, और दूसरा जहाँ पे आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कनेक्टिंग द डॉक्टर विद द पेशेंट इन अ वर्चुअल रूम, राइट। तो आई थिंक जो मेन चैलेंजेस अभी भी हमारे देश में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट स्पीड की अभी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी असेसमेंट्स जो हैं और टेस्टिंग मोडालिटीज हैं, वो अभी भी हम ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल्स नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि एक तो स्पेशलिस्ट का एक्सेस। तो अगर स्पेशलिस्ट आज यहाँ पे दिल्ली या गुड़गांव में है, और एक जनरल प्रैक्टिशनर किसी रिमोट एरिया में है, तो उस जनरल प्रैक्टिशनर के साथ पेशेंट कनेक्ट करके स्पेशलिस्ट से कनेक्ट हो सकता है। तो ये एक जो लिंक है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, पर्टिकुलरली हेल्थ इंडस्ट्री में, बिकॉज स्पेशलिस्ट का एक्सेस स्पेशली साइकाइट्री में, मेंटल हेल्थ में
ये इस तरीके से किया जा सकता है। अब बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स का इस तरीके का टेलीमेडिसिन रूम कई जगह पे एस्टैब्लिश हो चुका है जहाँ पे ये है। तो चैलेंज मेनली इंफ्रास्ट्रक्चरल है और उस इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज पे वर्क करना है। दूसरा जो ट्रेनिंग है उसमें अभी भी जो लीगैलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और उसकी वजह से कई बार डॉक्टर पेशेंट की कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। कौन-सी चीज़ें आप इज़िली ट्रीट कर सकते हो ऑनलाइन, कौन-सी ड्रग्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, कौन-सी आपको ऑनलाइन फार्मेसी से अवेलेबल हो सकती हैं, ख़ासकर साइकियाट्री में। वो एक चैलेंज रह जाता है क्योंकि काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो कि इनिशियली प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत होती है अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है और एंग्ज़ायटी की मेडिसिन हमें आपको देनी है। तो अभी हमारे लिए अलाउड नहीं है, ऑनलाइन फार्मेसी आपको वो डिलीवर नहीं करेगी। तो जो एक इनिशियल जो एक हमको हेल्प देनी होती है पेशेंट को, जैसे अगर दर्द है तो पेन किलर देना है और एंग्ज़ायटी है तो एंटी एंग्ज़ायटी देनी है, तो वो एंटी एंग्ज़ायटी हम अभी ऑनलाइन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो वो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस को लेके। मेंटल हेल्थ में पर्टिकुलरली जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अवेयरनेस का एक मेजर फैक्टर है। अवेयरनेस के अलावा एजुकेशन का, कि हम मिथ्स को ओवरकम करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायग्नोसिस को लेके साइकियाट्री में एक शब्द आ जाता है डिप्रेशन और हर एक आदमी कहता है मुझे डिप्रेशन है, जबकि देयर आर मोर देन 100 डायग्नोसिस और उसके अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं और उनकी अपनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। तो इन मिथ्स को हटाने की ज़रूरत है। मेडिसिन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं कि हम एडिक्ट हो जाएँगे या हमारे को कोई बीमारी हो जाएगी, जिस वजह से कंप्लायंस पे भी असर पड़ता है। तो वो चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर दिव्यज्योति और डॉक्टर ज्योति आप दोनों का, और बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातों को रखा और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे। और मैं यही कहूँगा कि मेंटल हेल्थ को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह से अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है, आप बार-बार उदास हो रहे हैं, आपको चीज़ें संतुष्ट नहीं कर रही हैं, तो मेरे ख़्याल से इस पे आपको एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके ज़रिए आप फिज़िकली भी अगर कहीं नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी अपने आप को उनसे कंसल्ट करके और उनके तमाम मॉड्यूल को अपना सकते हैं, और इस दिशा में बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आज का स्टार्टअप मंत्र आपको पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।